नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने फिर से लेकर प्रस्तुत हूँ CDP 5 का पंच, बाल विकास और पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 5 शानदार क्वेश्चन और उनसे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। थॉर्नडाइक इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इज फेमसली नोन एज, थॉर्नडाइक की इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग मुख्यतः इस नाम से भी जानी जाती है। लेटेंट लर्निंग, अव्यक्त अधिगम, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, परीक्षण त्रुटि अधिगम, इनसाइटफुल लर्निंग, अंतर्दृष्टि अधिगम, क्लासिकल कंडीशनिंग। तो यहां पे अगर हम देखें तो जो थॉर्नडाइक का हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग था, ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट भी था और इस फेमस एक्सपेरिमेंट के ऊपर हम थ्योरी भी देखते हैं जो कि है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, परीक्षण और त्रुटि, जिसमें हम ट्रायल एंड एरर के माध्यम से लर्निंग को देखते हैं। परीक्षण और त्रुटि के हिसाब से या प्रयास और त्रुटि के हिसाब से हम देखेंगे कैसे अधिगम करता है। तो बिल्ली का पिंजरे वाला जो एक्सपेरिमेंट है, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग यानी किस तरीके से मछली के प्रयोग के द्वारा बिल्ली से पिंजरा खोलना सिखवाया जाता है। तो ये एक तरह की हमारे पास रिवॉर्ड बेस्ड जो है कंडीशनिंग है, जो बाद में फिर स्किनर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के रूप में, रिवॉर्ड और पनिशमेंट की कंडीशनिंग के रूप में देते हैं। तो इसीलिए इसको हम एक इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या फिर हम कहते हैं कि उपकरणात्मक, हमारा जो उपकरण दंड और पुरस्कार है उसके माध्यम से अनुबंधन है ये। तो उत्तर यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा? दूसरा देखने को मिलता है। अब यहां पे हमें तीन चीजें और दे रखी है। लेटेंट लर्निंग दे रखी है, ये गुथरी का है। गुथरी यहां अव्यक्त अधिगम की बात की, अंतर्दृष्टि अधिगम दे रखा है हमें, ये हमें देखने को मिलता है कोहलर का है। और क्लासिकल कंडीशनिंग हमें पता है ये तो पैवलॉव का है, ये हमें पैवलॉव का देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हिंड्रेंस टू द क्रिएटिविटी? नॉट अ हिंड्रेंस पूछा है, निम्न में से क्या रचनात्मकता के लिए एक अवरोध नहीं है? यानी हम ये देखें कि रचनात्मकता के लिए सहायक है। अगर हम रचनात्मकता के लिए सहायक देख रहे तो डाइवर्जेंट थिंकिंग हमें यही सबसे पहला ही देखने को मिल जाता है। भिन्न सोच, या इसको हम कहते हैं अपसारी चिंतन, हिंदी इसकी बहुत अच्छी नहीं दे रखी, ये अपसारी चिंतन है। ये हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग देखने को मिलती है, अपसारी चिंतन देखने को मिलता है, जो कि हमारे पास क्रिएटिविटी के लिए काम आएगा। फिर हम फंक्शनल फिटनेस देखें, कार्यात्मक स्थिर अवस्था देखें, या कन्वर्जेंट थिंकिंग देखें, या मेंटल सेट देखें, हमें फंक्शनल फिटनेस, कन्वर्जेंट थिंकिंग या मेंटल सेट देखने को मिलता है। तो फंक्शनल फिटनेस क्या होती है और इसी तरीके से मेंटल सेट, दोनों लगभग एक ही है, लेकिन हम देखते हैं फंक्शनल फिटनेस का मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए हम किसी एक ही चीज के लिए स्थिर हो जाते हैं, तो उसे फंक्शनल फिटनेस कहा जाता है, कार्यात्मक स्थिर अवस्था कहा जाता है। इसके कारण क्या होगा आप देखेंगे, जैसे कि अगर कोई हथौड़ा से कील ठोकने को सोचता है कि सिर्फ कील हथौड़े से ठोकी जा सकती है, अब उसको अगर हथौड़ा नहीं मिलेगा तो वो कील ठोक ही नहीं पाएगा। उसके पास ईंट पड़ी हो, ईंट से नहीं ठोक पाएगा, कोई भारी उसके पास सामान पड़ा हो जैसे भारी ताला हो, उससे नहीं ठोक पाएगा। तो वो इस चीज को सोच नहीं सकता, क्योंकि उसका फंक्शनल फिटनेस है, उसका कार्यात्मक स्थिरता है कि भैया कील तो ठोकी जा सकती है केवल हथौड़े से। तो इसे हम फंक्शनल फिटनेस कहते हैं। इसी से मेंटल सेट आता है, जब किसी कंसेप्ट को हम निश्चित मानने लगते हैं और उसमें वेरिएशन नहीं करते, तो उसे मेंटल सेट कहा जाता है। काम के लिए जब मेंटल सेट हो तो उसे फंक्शनल फिटनेस कहते हैं, लेकिन जब हम अन्य चीजों के लिए फंक्शनल फिटनेस, हम मेंटल सेट रख लेते हैं, जैसे कि पूर्वाग्रह हमारे पास हो गया कि कोई जातिगत रूप से भेद मानता है तो वो कहेगा कि नहीं, या कोई भगवान के लिए कंसेप्ट मानता है कि यही इसी तरह का भगवान हो सकता है, तो उसे हम मेंटल सेट कहते हैं, इसे हम मानसिक सेट कहते हैं। तो उत्तर यहां पे हमें पहला है, बाकी तीनों चीजें। कन्वर्जेंट हमारे पास ठीक विपरीत है क्रिएटिविटी का। कन्वर्जेंट में हम क्या देखते हैं, मूल्यांकन करते समय हम कन्वर्जेंट करेंगे, या फिर हम संश्लेषण करते समय ड्यूरिंग द सिंथेसिस प्रोसेस एंड ड्यूरिंग इवैल्यूएशन वी विल डू द कन्वर्जेंट थिंकिंग। वहां पे हम क्या देखेंगे, अभिसारी चिंतन देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिटिक ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत जिसमें हमें अलग अलग तरह के हमें दे रखे थे बहुबुद्धियां, यहां पर अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पे हमें देखने को मिलता है कि आलोचना पूछी गई है, हमसे हमसे क्रिटिसिज्म पूछा गया है। तो पहली चीज एम्पेरिकल एविडेंस, तो ये अनुभाविक साक्ष्यों के, तो मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर नहीं उठाया। मनोवैज्ञानिकों ने जो यहां पर कहा, दूसरा हम देखें इसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस ओनली आर द टैलेंट्स प्रेजेंट इन द इंटेलिजेंस एज अ होल, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती है। ये आलोचना अलग अलग लोगों ने करी कि जो हमें गार्डनर दे रहे हैं वो उन्होंने टैलेंट्स को बहुबुद्धि का नाम दे दिया। उन्होंने क्या किया, जो टैलेंट होते हैं अलग अलग,
अलग अलग तरीके जो प्रतिभाएं होती हैं इनको उठा के बहुबुद्धि कह दिया। ये आलोचना कहते हैं सब लोग, क्योंकि हमें टैलेंट की थ्योरीज हमें देखने को मिलती हैं, अलग अलग टैलेंट थ्योरीज हमारे पास अवेलेबल हैं। उन टैलेंट थ्योरीज के हिसाब से, चाहे हम 6 सेट थ्योरी देखें या फिर हम 6 टैलेंट थ्योरी देखें, तो वो थ्योरीज हैं। तो लोगों ने कहा कि जो अलग अलग क्रिटिक्स हैं इनके, मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा कि इन्होंने टैलेंट को ही इंटेलिजेंस का नाम दे दिया गया। ठीक है, बाकी ये दोनों बातें भी हमें फिर नहीं देखने को मिलेंगी। देख लें यहाँ पे क्या करें, डिस्कवर देयर प्रोपेंसिटीज, हमें बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद करती है, ये आलोचना नहीं है। और व्यवहारिक बुद्धि से अधिक बल देती है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ये किसी ने कोई बात कही ही नहीं। ये हमारे पास कथन सही है, ये लेकिन आंसर नहीं है, ये आलोचना नहीं है, ये इसके बारे में। और पहला भी हमारे पास इसके सपोर्ट में, ये दोनों चीजें इसके सपोर्ट में हमें देखने को मिलता है, तो उत्तर यहां दूसरा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। Which of the following development stages is part of Kohlberg's theory of moral development? निम्नलिखित में से कौन सा विकास चरण कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का हिस्सा है? अब अगर हम कोलबर्ग का देखें, नैतिक विकास का सिद्धांत 3 चरणों में, 6 अवस्थाओं में देखने को मिलता है। और उसमें पहली अवस्था ही हमें देखने को मिलती है कौन सी? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ऑर्डिनेंस, सजा और आज्ञाकारिता का उन्मुखीकरण, जहां पे बच्चा सजा के डर से या फिर अपने वयस्कों की आज्ञा से, बाय ओबीडियंस ऑफ देयर एडल्ट्स और द टू अवॉइड द पनिशमेंट दे विल फॉलो द रूल्स, वो नैतिकता का आधार ही यही मानते हैं कि जहां पर आज्ञा दी गई है वो नैतिक है, जहां दंड ना मिले वो नैतिक है। तो ये पहली अवस्था हमें पहले चरण में देखने को मिलती है, फर्स्ट स्टेज इन द फर्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। कोलबर्ग के हिसाब से कोलबर्ग 3 लेवल्स देते हैं, 3 फेजेस देते हैं। पहला हमारे पास कन्वेंशनल मोरालिटी, जिसमें 2 स्टेजेस हैं, पनिशमेंट, ओबीडियंस, और हमारे पास दूसरा हमें देखने को मिलता है इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज। पहला हमें देखने को मिलेगा आज्ञा, सजा और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, दूसरा हमें देखने को मिलता है स्वस्थ आदान प्रदान उन्मुखीकरण। ये हमें पहला चरण में 2 स्टेजेस देखने को मिलती है, पहला परंपरागत नैतिकता, दूसरा हमारे पास चरण है, दूसरा फेज है, हमें देखने को मिलता है कन्वेंशनल मोरालिटी। तो पहला पूर्व परंपरागत था, प्री कन्वेंशनल था, दूसरा कन्वेंशनल मोरालिटी, परंपरागत नैतिकता। इसमें हमें क्या देखने को मिला? गुड बाय गुड गर्ल, अच्छा लड़का अच्छा लड़की उन्मुखीकरण। और तीसरी स्टेज हमारे पास सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर स्टेज, यानी हमें देखने को मिलेगा सामाजिक कानून और व्यवस्था अवस्था। तो ये हमारे पास स्टेज 3rd और 4th देखने को मिली, अवस्था 3 और 4 देखने को। फिर हमें तीसरा फेज देखने को मिलता है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, उत्तर परंपरागत नैतिकता, जिसमें फिर से 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 5 एंड स्टेज 6। स्टेज 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिकता और सामाजिक अनुबंध हमारे पास। और फिर 8 स्टेज है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, सार्वभौमिक सैद्धांतिक नियम, ये छठी अवस्था में देखने को मिलेगी। तो ये कोलबर्ग के 6 स्टेजेस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, तो उत्तर यहां पे पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। When teachers have positive beliefs about student and their abilities, the students, जब शिक्षक को विद्यार्थियों उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी। यहां पर जब बच्चों के ऊपर हम सकारात्मक विश्वास करते हैं, जब हम स्टूडेंट्स के ऊपर पॉजिटिव बिलीव करते हैं, तो ये हमेशा बच्चे को पॉजिटिव रखता है और मोटिवेट करता है। तो आंसर यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? रिलैक्स हो जाएंगे और सीखने के लिए प्रयास करना बंद कर देंगे। दे विल स्टॉप मेकिंग एफर्ट, बिल्कुल गलत है। डीमोटिवेटेड, बिल्कुल गलत है। कभी भी वो उत्साह भंग नहीं होगा, न ही दबाव में आएंगे। नॉट अफेक्टेड, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, ये भी गलत है। प्रभावित होते हैं, दे आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न, वो सीखने के लिए उत्सुक भी होंगे और प्रेरित भी होंगे। तो आंसर यहां पे हमें चौथा देखने को मिलेगा। तो साथियों, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपने इसमें बहुत सारे नए कंसेप्ट सीखे होंगे और बहुत सारे पुराने कंसेप्ट्स को रिवाइज किया होगा। ऐसी ही और वीडियो लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर मिलते हैं साथियों। नमस्कार। कहा मैंने एक